बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी क्लास 9th यूनिट नंबर 7 मेटाबॉलिज्म का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है रेस्पायरेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया था और फोटोसिंथेसिस में हमने ये बोला था कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें जो मौजूद क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके फूड सिंथेसाइज करता है, जो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज सिंथेसाइज होती है। और साथ में ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है जो एयर में रिलीज हो जाती है और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको रेस्पायरेशन के प्रोसेस में यूज करते हैं। रेस्पायरेशन एक्चुअली एंटागोनिस्टिक टू फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, रेस्पायरेशन का अगर हम रिवर्स कर दें, फोटोसिंथेसिस का अगर हम रिवर्स कर दें तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, रेस्पायरेशन। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स हैं वो रेस्पायरेशन के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में जो स्टार्टिंग मटेरियल्स यूज हो रहे हैं वो रेस्पायरेशन में हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स हैं, और फोटोसिंथेसिस में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं मींस के जो हमारे पास ग्लूकोज बन रही है वो रेस्पायरेशन के प्रोसेस में यूज होती है, और वो किसमें उसका ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मींस के दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी के हर सेल में इंडिविजुअली जो हर सेल है वो रेस्पायर करता है, और रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो सेल को इनफ एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी दूसरी एक्टिविटीज को कैरी ऑन कर सके। और अगर हम लिविंग बॉडी को एज अ होल देखें तो वो ये एनर्जी किसके लिए यूज करते हैं, बहुत सारे दूसरी एक्टिविटीज को कैरी ऑन करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि वॉकिंग है, रनिंग है, एक्सरसाइज है। इन सारी प्रोसेसेस में क्या करते हैं हम, जो रोजमर्रा के काम वगैरह हम करते हैं वो उस सारों में जो एनर्जी यूज होती है वो हमें कहाँ से हासिल होती है, रेस्पायरेशन के प्रोसेस से हासिल होती है। ठीक है, आवर बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग ऑल लाइफ एक्टिविटीज। हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो जितनी भी जिंदगी के लिए जो वाइटल एक्टिविटीज हैं उनको वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, अब ये एनर्जी वो कहाँ से ऑब्टेन करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। उसको ये बॉडी को ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, और रेस्पायरेशन के प्रोसेस से मिलती है। अब रेस्पायरेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी यूज ऑब्टेन होती है उसके लिए वो एनर्जी किसी ना किसी केमिकल से ऑब्टेन हो रही है। जैसे अगर हम कार्स या व्हीकल्स की बात करें तो कार्स में पेट्रोल की बर्निंग होती है, और बर्निंग के पेट्रोल एज अ फ्यूल वर्क कर रहा है। ठीक है, ईंधन का काम कर रहा है, उसकी बर्निंग होती है और वो उसको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है जिससे व्हीकल मूव कर रहा है। इसी तरह से हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है वो एज अ फ्यूल एक्ट करता है, ईंधन के तौर पर एक्ट करता है, और रेस्पायरेशन के प्रोसेस में जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसी की ब्रेकडाउन होती है और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम फूड। रेस्पायरेशन के प्रोसेस में एनर्जी किससे प्रोड्यूस होती है, फूड, जिसको जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, इससे हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। रेस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस है एंड टेक्स प्लेस इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, रेस्पायरेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जो हर सेल में होता है, मतलब हर सेल इंडिविजुअली अपनी रेस्पायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, एंड टेक्स प्लेस इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। रेस्पायरेशन इज रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रेस्पायरेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस का रिवर्स है। जो रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस के वो प्रोडक्ट्स हैं रेस्पायरेशन के। ठीक है, द प्रोडक्ट ग्लूकोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। जो प्रोडक्ट ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है वो रेस्पायरेशन के प्रोसेस में यूज हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास रेस्पायरेशन की टाइप्स हैं। रेस्पायरेशन की हमारे पास 2 टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक रेस्पायरेशन की टाइप ऐसे है जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, और दूसरी रेस्पायरेशन ऐसे ऑन द बेसिस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो जो रेस्पायरेशन की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इंडिविजुअली हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम एनारोबिक रेस्पायरेशन देखते हैं। एनारोबिक रेस्पायरेशन वो रेस्पायरेशन है दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। मींस कि उसके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी नहीं होती, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकती है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, वो रेस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पायरेशन बोलते हैं। इसमें एनारोबिक रेस्पायरेशन में अगर हम देखें तो एनारोबिक रेस्पायरेशन में
एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हमारा जो फ्यूल है वो ग्लूकोज ही है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हमारा जो फ्यूल का काम कर रहा है वो ग्लूकोज ही काम कर रहा है। मीन्स के दोनों दोनों रेस्पिरेशन के केसेस में जो हमारा फूड है वो सेम है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज इज नॉट ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस अगर हम देखें तो जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं प्रोड्यूस होते, बट इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनती है, अल्कोहल बनता है या फिर लैक्टिक एसिड बनता है। मीन्स के दो तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में आ सकते हैं, या तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अल्कोहल होगा या तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होगा, लैक्टिक एसिड होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर में ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन वो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में अल्कोहल प्रोड्यूस होगा या फिर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या है, फर्मेंटेशन। ये आपने याद रखना है। अगर आप लोगों का एनारोबिक रेस्पिरेशन की बजाय फर्मेंटेशन भी पूछ लिया जाता है तो उसमें आप लोगों ने एनारोबिक रेस्पिरेशन ही को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज फर्दर डिवाइडेड ऑन टू। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम मजीद दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक टाइप होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन की, और अगर हमारे पास वो अल्कोहल के साथ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर वो हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन की दूसरी टाइप होगी। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस। कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इस केस में हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरी है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नेम इंडिकेट करे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस जब हो रहा होता है तो पायरोविक एसिड एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होता है। ग्लूकोज पहले एक स्टेप ग्लाइकोलिसिस से पास होता है और ग्लाइकोलिसिस में वो किस में कन्वर्ट होता है, पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये पायरोविक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में जो पायरोविक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सा अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, लेकिन दो कार्बन वाले अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या प्रोड्यूस होता है, इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। जब पायरोविक एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसमें कन्वर्ट होता है, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये किसमें होती है, यीस्ट में होती है और कुछ बैक्टीरियाज में होती है। ठीक है, पायरोविक एसिड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल। ठीक है, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के केस में यही पायरोविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे लिए ह्यूमन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस हमारी बॉडी जब बहुत भारी भारी काम कर रही होती है, एक्सरसाइज कर रही होती है, तो जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, उनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। ठीक है, विग्रेस या हैवी एक्सरसाइजेस जब हम करते हैं तो हमारे मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती जो नॉर्मल रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है उसके जरिए। ठीक है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस हमारे जो हार्ट और लंग्स हैं ये कैन नॉट प्रोवाइड इनफ ऑक्सीजन टू मसल्स, ये मसल्स को इनफ ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाते। ठीक है, अब लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन की इनटेक का काम करते हैं, और हार्ट क्या करता है, जो लंग से ऑक्सीजन को ब्लड में डिसॉल्व करता है और उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये दोनों जो हैं वो अपना काम इतनी तेजी से परफॉर्म नहीं कर पाते जितनी तेजी से उसे ऑक्सीजन चाहिए होती है हमारे मसल्स को वर्क करने के लिए। इस वजह से विग्रेस एक्सरसाइज या हैवी एक्सरसाइजेज के दौरान हमारे मसल्स कौन सी रेस्पिरेशन करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, जस्ट स्केलेटल मसल्स कौन सा फंक्शन, कौन सी रेस्पिरेशन करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इस वजह से ताकि वो क्या कर सकें, जो ऑक्सीजन की नीड है उसको वो फुलफिल कर सकें। बैक्टीरिया विच कन्वर्ट मिल्क टू योगर्ट आल्सो प्रोड्यूस
लैक्टिक एसिड। ठीक है, वो वाले बैक्टीरिया जो मिल्क को योगर्ट में दही बनाने के लिए यूज होते हैं, उनमें भी कौन सी फर्मेंटेशन होती है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। ठीक है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसमें होती है? यीस्ट में और कुछ बैक्टीरिया में। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किसमें होती है? मसल सेल्स में होती है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस। और किसमें होती है? वो वाले बैक्टीरिया में होती है जो मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पायरोविक एसिड लैक्टिक एसिड में चेंज होता है और साथ में क्या प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब अगर हम इंपॉर्टेंस देखें, अब इसमें ये वाला जो मैंने आप लोगों को लाइंस एक्सप्लेन की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेज हाउ मसल्स फुलफिल देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। मसल सेल्स जो हैं वो अपनी किस तरह से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो ये उस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर बनता है कि ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेज जो हार्ट और लंग्स हैं वो इनफ ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर सकते मसल्स को, इस वजह से ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज मसल्स जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। सॉरी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को नहीं, एनर्जी की नीड को फुलफिल करते हैं। दोनों फर्मेंटेशन के प्रोसेस से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और मसल्स को क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि वो इनफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, लेकिन उन्हें वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, तो इस वजह से वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और अपनी एनर्जी की डिमांड को पूरा करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर हम देखें तो जब अर्थ जो है वो अपनी बिल्कुल अर्लीस्ट स्टेज पे थी, प्लांटेशन बहुत ज़्यादा कम थी, ट्रीज कम थे। ट्रीज का क्या काम है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करना, लेकिन स्टार्ट में जब अर्थ क्रिएट की गई थी तो वहाँ पे प्लांटेशन है, तब उस वक्त प्लांटेशन बहुत कम थी, मतलब एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। इस वजह से जो स्टार्ट में ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए थे वो कैसे रेस्पायर करते थे? एनारोबिकली रेस्पायर करते थे। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पायर करते थे। The earliest living organisms respire anaerobically because early Earth had no free oxygen in its atmosphere. Next है anaerobic bacteria is also used in cheese and yogurt making. anaerobic bacteria को हम cheese making और yogurt making में भी use करते हैं। Fermentation by yeast is used in making wine and bakery products. फर्मेंटेशन जो यीस्ट के जरिए होती है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं? शराब, वाइन बनाने के लिए एंड बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज आवर मसल्स फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हैवी एक्सरसाइजेस के दौरान जो मसल्स हैं वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से। ये भी एक एनारोबिक रेस्पिरेशन की टाइप है। ठीक है, तो ये पूरा आप लोगों का एनारोबिक रेस्पिरेशन की एक्सप्लेनेशन थी, उसकी टाइप्स थी और उसकी इंपॉर्टेंस थी। अब इसमें उसकी टाइप से पूछी जा सकती हैं और उसकी इंपॉर्टेंस से पूछी जा सकती हैं, तो आप लोगों ने हर तरह से ये क्वेश्चन तैयार करना है। नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मस्ट होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकती। ठीक है, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है जो दूसरी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज है, इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम बॉडी में मौजूद फूड जो कि ग्लूकोज है उसे फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और ये क्या करता है? ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करता है। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की बात करें तो ये सिंपल प्रोसेस नहीं है कि ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बल्कि इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं जिसके नतीजे में जो ऑक्सीजन है उसका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और वो क्या प्रोड्यूस करती है? एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है वो टेक्स प्लेस इन अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है बल्कि इसमें एक केमिकल रिएक्शंस की सीरीज इन्वॉल्व है। द एनर्जी रिलीज्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी इन एटीपी। अब इसमें जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में एटीपी में स्टोर होती है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, एनर्जी एटीपी इज एन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल।
द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में 4 फेजेस इन्वॉल्व हैं, जिसमें पहला स्टेप क्या है, ग्लाइकोलिसिस। दूसरा स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल CoA। द नेक्स्ट क्या है, क्रेब्स साइकिल एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये चारों स्टेप्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोगों ने वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों ने याद रखनी है कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है, पायरोविक एसिड प्रोड्यूस करता है। ये वाला स्टेप सेम है, दिस स्टेप इज सेम इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस का स्टेप सेम है। ये चीज आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखनी है। वो कौन सा स्टेप है रेस्पिरेशन के प्रोसेस का, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, तो वो क्या है, ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस जो है ये साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस वैसे अगर हम देखें तो ओवरऑल रेस्पिरेशन का प्रोसेस हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। और वहाँ ही माइटोकॉन्ड्रिया ही में जो रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होती है वो सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि उसमें सारी की सारी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। लेकिन जो रेस्पिरेशन का जो ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है, पहला स्टेप है, वो आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर इन द साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। ये चीज पे आप लोगों ने याद रखनी है, ग्लाइकोलिसिस का स्टेप आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता बल्कि बाहर होता है। और कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। इट और ग्लाइकोलिसिस ओकर्स बोथ इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन होता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है, 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है पायरोविक एसिड का। अगर हम ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन शुगर है, इसका ब्रेकडाउन होता है और ये हमें 2 मॉलिक्यूल्स पायरोविक एसिड के देता है, ठीक है। 2 पायरोविक एसिड देता है जो कितने कार्बन से, 3 कार्बन, मतलब 6 कार्बन से 3 कार्बन एक पायरोविक एसिड के पास चले जाएंगे और 3 कार्बन दूसरे पायरोविक एसिड के पास चले जाएंगे। तो हमारे पास कितने पायरोविक मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में ऑक्सीजन ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे पायरोविक एसिड के और एक पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। और जब ग्लाइकोलिसिस का स्टेप होता है, ग्लूकोज पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उसमें कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। और जो 2 NAD+ है, 2 NAD+ मॉलिक्यूल्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं NADH में। NAD+ 2 हाइड्रोजन आइंस एक्सेप्ट करता है और किसमें चेंज हो जाता है, NADH में, 2 NADH में चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर इसकी अगर हम ओवरऑल केमिकल इक्वेशन देखें तो ग्लाइकोलिसिस की इक्वेशन क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी 2 पायरोविक एसिड के जो कि 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और 2 ATP एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। और इस दौरान में क्या होगा, जो ATP जो जनरेट होती है उसके साथ साथ NAD+ की रिडक्शन होती है, वो 2 हाइड्रोजन आइंस एक्सेप्ट करता है और किसमें चेंज हो जाता है, 2 NAD+ में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो ATP को अगर हम देखें तो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें जो 3 फॉस्फेट्स होते हैं वो हम एडेनिन के साथ इस तरह से बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। और ये जो बॉन्ड इनके बीच में बना होता है ये अपने अंदर बहुत सारी केमिकल एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। जब हम एनर्जी को यूज करते हैं तो क्या होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है और वो सेल दूसरी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूज कर लेता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में होता है आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है और हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड प्रोड्यूस होते हैं जो कि 3 कार्बन वाले होते हैं और 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और साथ में 2 NAD+ मॉलिक्यूल्स की रिडक्शन होती है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, 2 NADH प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट देखें, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल CoA, नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल CoA। पायरोविक एसिड जो है
पायरोविक एसिड जो कि ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में प्रोड्यूस हुआ है, अब उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, पायरोविक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू 2 कार्बन एसिटाइल CoA। ठीक है, अब क्या जो पायरोविक एसिड है जिसमें 3 कार्बन इन्वॉल्व थे, अब उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और पायरोविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2 मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, अब उनकी ऑक्सीडेशन हो रही है और हमारे पास 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप बन रहे हैं। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं उसमें 2 कार्बन है और 2 पायरोविक एसिड से 2 ही हमारे पास एसिटाइल ग्रुप्स आएंगे और टोटल हमारे पास कार्बन देखें तो 3 2 6, यहाँ पे भी 6 कार्बन हैं, यहाँ पे अगर देखें तो 2 2 4 कार्बन हो गए और जो 2 रिमेनिंग कार्बन हैं उसमें अब वो किस में यूज हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन में। ठीक है, वो 2 कार्बन किस में इन्वॉल्व हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में। और इस तरह से ये हमारे पास स्टेप ओवरऑल क्या बना, पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन हुई और क्या प्रोड्यूस हुआ, एसिटाइल ग्रुप जो कि 2 कार्बन वाला है। एसिटाइल ग्रुप कंबाइंड विद कोएंजाइम ए। अब जो हमारे पास एसिटाइल ग्रुप बना है वो कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन करता है और क्या बना देता है, एसिटाइल CoA बना देता है। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप के साथ जब कोएंजाइम ए कंबाइन करेगा, कोएंजाइम ए के लिए CO और A इन्होंने एज इट इज लिखा है, कोएंजाइम ए के साथ जब वो कंबाइन करेगा एसिटाइल तो वो क्या बना देगा, एसिटाइल CoA बना देगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बी साइड विद NADH। NADH भी इस स्टेप में प्रोड्यूस होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। एसिटाइल CoA एंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ से पता चल रहा है आप लोगों को कि एसिटाइल CoA की फॉर्मेशन से पहले पहले का जो स्टेप है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, अब ये कहाँ पे एसिटाइल CoA किसमें एंटर हो गया है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो गया है और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वो क्या करेगा, क्रेब्स साइकिल को इनिशिएट करेगा। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। ठीक है, 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल से 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल से उन्होंने किसके साथ रिएक्शन किया, कोएंजाइम ए के साथ 2 मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करें ना तो हमारे पास जो पायरोविक एसिड है और पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों पे जो रिएक्शंस हो रही हैं वो अलग अलग हो रही हैं। ठीक है, ये पायरोविक एसिड भी क्या देगा, एसिटाइल ग्रुप देगा, ये भी पायरोविक एसिड क्या देगा, एसिटाइल ग्रुप देगा। और एसिटाइल ग्रुप जब प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, कोएंजाइम ए। इधर भी हमने क्या ऐड कर दिया, कोएंजाइम ए। तो ये ओवरऑल हमें क्या दे देंगे, एसिटाइल CoA दे देंगे। एक इधर से आ जाएगा और एक इधर से, तो ओवरऑल हमारे पास कितने एसिटाइल प्रोड्यूस होंगे, 2 एसिटाइल CoA प्रोड्यूस होंगे, साथ में 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ही NADH प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये जो एसिटाइल CoA है ये माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये कौन सी क्या इनिशिएट करेंगे, क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि किसमें हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल में हो रही है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जब एसिटाइल ग्रुप के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो वो जस्ट उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाने तक के लिए उसके साथ अटैच है। ठीक है, अब जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल में उसने एंटर होना है तो वो क्या करेगा, कोएंजाइम ए को रिलीज कर देगा, एंजाइम को साथ में से रिमूव कर देगा और एसिटाइल ग्रुप जो है वो उसमें उस पे सीरीज ऑफ रिएक्शंस अब परफॉर्म होंगे। ठीक है, जो क्रेब्स साइकिल में मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, एसिटाइल ग्रुप इन्वॉल्व होगा, कोएंजाइम ए वहां से रिमूव हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस जो क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस है इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, NADH भी प्रोड्यूस होते हैं और FADH2 भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सम एनर्जी इज रिलीज टू प्रोड्यूस ATP डायरेक्टली। अब इसमें से जो कुछ एनर्जी है वो डायरेक्टली क्या बना देती है, ATP बना देती है और जो मोर एनर्जी है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2 बाय ETC। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, जब क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस हो रहा है तो क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में पहले तो क्या होगा, कोएंजाइम ए रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, एसिटाइल ग्रुप के ऊपर फर्दर रिएक्शन परफॉर्म होंगे और इसके रिएक्शन के बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, NADH प्रोड्यूस होगा, FADH प्रोड्यूस होगा और जो कुछ एनर्जी है वो ATP की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। अब जो ज्यादा हमें कुछ एनर्जी हमारे पास ATP की फॉर्म में रिलीज होगी, लेकिन जो ज्यादा एनर्जी है वो किसके जरिए प्रोड्यूस होगी, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2 जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इनके ये एज इट इज प्रोड्यूस हो रही है क्रेब्स साइकिल में, इनसे जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहाँ पे जाके होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके प्रोड्यूस होगी। इसको हम आगे भी डिस्कस करते हैं।
दो एसिटाइल को एक ग्रुप जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हुए थे, क्रेब्स साइकिल को इनिशिएट किया, कोएंजाइम ए जो है थे वो रिलीज हो गए, साथ में क्या प्रोड्यूस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, एटीपी के दो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए, 6 NADH प्रोड्यूस हुए और 2 FADH2 प्रोड्यूस हुए। अब जो 6 NADH2 और 2 FADH2 हैं ये कहाँ पे चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाएंगे और वहां पे ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स होंगे जो एनर्जी को रिलीज करेंगे और वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है क्या, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, क्या है, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं ना, तो इसमें हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकें, और इसको हम चेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं होता बल्कि सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर लोकेटेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स की जो सीरीज है ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर लोकेटेड होती है। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए थे वो NADH और FADH2 अपने साथ कैरी करके लेकर गए हैं। ठीक है, NADH और FADH अपने साथ क्या कैरी करके लेकर गए हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से रिमूव होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो कैरी करके कहाँ पे लेकर गए हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। जब इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, दे प्रोवाइड एनर्जी टू सिंथेसाइज एटीपी, वो क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे टू सिंथेसाइज एटीपी। अब हर स्टेप में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल से जब वो दूसरे मॉलिक्यूल में जाएगा तो वो डी एक्साइट होगा, मीन्स कि उसको कुछ एनर्जी, एक्साइटेड मीन्स कि उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर हुई है, जब वो दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा वो कुछ एनर्जी रिलीज कर देगा, जब ये फर्दर आगे वाले मॉलिक्यूल के पास जाएगा तो और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये किस में यूज होगी, एटीपी की सिंथेसिस में यूज होगी। ठीक है, अब जो NADH का हम कहते हैं कि जो एटीपी है उसमें कुछ एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन NADH और FADH2 में ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है। NADH जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी देता है। देखें, एक NADH के मॉलिक्यूल में 3 एटीपी के मॉलिक्यूल हैं, तो मीन्स के NADH ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो FADH है ये कितने मॉलिक्यूल्स देता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो इसमें NADH के मुकाबले में FADH2 में कम एनर्जी स्टोर होती है, NADH में ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है। तो आपने ये बात याद रखनी है, NADH कितने एनर्जी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है, 3 एटीपी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है, और FADH 2 एनर्जी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन जाता है वो किसके पास जाता है, ऑक्सीजन के पास जाता है, जहां वो किसके साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन के पास जाता है, जहां वो किसके साथ कंबाइन करता है, H+ आयन के साथ, और वो क्या बना देता है, ऑक्सीजन के पास जाता है, ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन करता है, H+ आयन के साथ, और क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर हम फर्दर देखें तो जो एटीपी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस इज यूज्ड इन वर्किंग ऑफ मसल्स, नर्व इम्पल्स, हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्सेस जा रहे हैं, जो मैसेजेस हैं वो ब्रेन तक जाते हैं, वो एनर्जी 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 यूज करते हैं। ग्रोथ का प्रोसेस है, हमारी बॉडी बड़ी हो रही है, वो एनर्जी को यूज कर रही है। रिपेयर ऑफ सेल अगर कहीं से डैमेज हो रहा है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए भी क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। और जो ह्यूमन ब्रेन है वो 25% हमारी बॉडी में जितनी एटीपी बनती है उसकी 25% जो है वो ह्यूमन ब्रेन अपनी फंक्शन परफॉर्म करने में यूज कर लेता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी को वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।